नमस्कार। आज हम बात करेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय की। देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। देखिए, जिस नगर में ये विश्वविद्यालय था उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने इस नगर की स्थापना की थी। देखिए, ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी। देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र पढ़ते थे। देखिए, यहाँ 60 से अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। देखिए, 326 ईसा पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास विभिन्न रूपों में हुआ था। इस विद्यालय का कोई एक केंद्रीय स्थान तो नहीं, बल्कि ये विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। देखिए, अलग अलग विद्याओं के विद्वान आचार्यों ने यहाँ अपने विद्यालय तथा आश्रम बनाकर रखे हुए थे। देखिए, छात्र अपनी अपनी रुचि के हिसाब से अध्ययन के लिए अलग अलग आचार्यों के पास जाते थे। देखिए, महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में यहाँ पर वेद, वेदांत, अष्टादश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विद्या, अश्व विद्या, मंत्र विद्या, विविध भाषाएं, शिल्प आदि की शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त करते थे। देखिए, प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, जीवक, कौशलराज, प्रसेनजित आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे और ना ही कोई निर्दिष्ट पाठ्यक्रम था। देखिए, यहाँ पर आजकल की तरह पाठ्यक्रम की अवधि भी निर्धारित नहीं थी और ना कोई विशिष्ट प्रमाण पत्र या उपाधि दी जाती थी। देखिए, शिष्य की योग्यता और रुचि को देखकर आचार्य उनके लिए अध्ययन की अवधि स्वयं सुनिश्चित करते थे, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ पाठ्यक्रमों की समय सीमा जरूर निर्धारित की गई थी। देखिए, चिकित्सा के कुछ पाठ्यक्रम 7 वर्ष के थे तथा पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को 6 माह का शोध कार्य करना पड़ता था। देखिए, इस शोध कार्य में वो कोई औषधि की जड़ी का पता लगाता था, तब उसे जाकर डिग्री मिलती थी। देखिए, कई रिसर्चों से ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहाँ 12 साल तक अध्ययन के बाद दीक्षा मिलती थी। देखिए, 500 ईसा पूर्व जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। देखिए, जातक कथाओं तथा विदेशी पर्यटकों के लेख से ऐसा पता चलता है कि यहाँ के स्नातक मस्तिष्क के भीतर तथा अंतड़ियों तक का ऑपरेशन बड़ी आसानी से कर लेते थे। देखिए, अनेक असाध्य रोगी उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से करते थे। देखिए, इसके अतिरिक्त कई दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी उन्हें ज्ञान था। देखिए, शिष्य आचार्य के आश्रम में रहकर विद्या का अध्ययन करते थे। एक आचार्य के पास कई विद्यार्थी रहते थे। इनकी संख्या 100 से अधिक होती थी और कई बार 500 तक पहुंच जाती थी। देखिए, अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को बहुत महत्व दिया जाता था। देखिए, छात्रों को देशाटन भी कराया जाता था। देखिए, शिक्षा पूरी होने पर परीक्षा ली जाती थी और तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक होना उस समय अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता था। देखिए, यहाँ अमीर तथा गरीब दोनों तरह के छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था थी। देखिए, अमीर विद्यार्थी आचार्य को भोजन, निवास और अध्ययन का शुल्क देते थे तथा निर्धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्य किया करते थे। देखिए, शिक्षा पूरी होने पर वे शुल्क देने की प्रतिज्ञा करते थे। देखिए, यहाँ पर कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था। साथ ही शिक्षक ही ये बताते थे कि किसी भी छात्र की शिक्षा कब पूरी होगी। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ की प्रवेश परीक्षा के बारे में, तो यहाँ की प्रवेश परीक्षा बहुत ही कठिन होती थी। देखिए, हर 10 में से केवल 3 ही छात्र परीक्षा में पास हो पाता था। देखिए, ये यूनिवर्सिटी बड़े पैमाने पर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज का हब थी। देखिए, तक्षशिला में भर्ती होने से पहले छात्रों को अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा कहीं और पूरी करनी पड़ती थी। देखिए, यहाँ भर्ती होने के दौरान छात्र की आयु 16 वर्ष होना जरूरी थी। देखिए, ना केवल भारतीय बल्कि चीन, ग्रीस और अरब जैसे आसपास के देशों के छात्र भी यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते थे। देखिए, तक्षशिला में इस बात का ध्यान रखा जाता था कि उस समय के गुरुकुलों पर गुरुओं के अलावा अन्य किसी भी अधिकारी अथवा केंद्रीय संस्था का कोई भी नियंत्रण नहीं हो। देखिए, 405 ईस्वी में फाहियान यहाँ पर आया था। देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। ऐतिहासिक रूप से ये 3 महान मार्गों के संगम पर स्थित था। ये जगह 1980 से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। देखिए, मकदूनिया के आक्रमणकारी विजेता सिकंदर के समय की तक्षशिला चर्चा करते हुए स्ट्रैबो ने लिखा है कि वह एक बहुत ही बड़ा नगर था और अच्छी विधियों से शासित था और घनी आबादी वाला था
और उपजाऊ भूमि से युक्त था। देखिए वहाँ का शासक बेसिलियस अथवा टैक्सिलिस था। देखिए उसने सिकंदर से उपहारों के साथ भेंट कर दोस्ती कर ली और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र भी, जिसका नाम आम्बी था, सिकंदर का मित्र बना रहा। मगर थोड़े ही दिनों के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्रों से सिकंदर के सिपा सालारों को मारकर निकाल दिया और तक्षशिला पर उसका अधिकार हो गया और वो उसके उत्तरापथ प्रांत की राजधानी होगी और मौर्य राजकुमार मंत्रियों की सहायता से वहां पर शासन करने लगे। देखिए सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा यहीं पर पूरी की थी और उसके बाद यहीं पर वो शिक्षक का काम करने लगे। देखिए यहीं पर उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। देखिए इस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसे स्थान पर थी जहां पर पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे। देखिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इस मार्ग से भारत वर्ष पर विदेशी आक्रमण होने लगे और विदेशी आक्रांताओं ने इस विश्वविद्यालय को काफी क्षति पहुंचाई और अंततः 6वीं शताब्दी में ये आक्रमणकारियों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। देखिए प्राचीन तक्षशिला के खंडरों को खोज निकालने का प्रयास सबसे पहले जनरल कनिंघम ने शुरू किया था, लेकिन ठोस काम 1912 ईस्वी के बाद ही भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में शुरू हुआ और अब उसके कई स्थानों पर क्षेत्रीय अवशेष खोद निकाले गए हैं। देखिए ऐसा माना जाता है कि भिन्न भिन्न युगों में नगर विदेशी आक्रमणों के कारण ध्वस्त होकर नई बस्तियों के रूप में इधर उधर सरकता रहा। तो फिर आज की मेडिसिन आई, तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।